Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 10, the post-Mauryan period. Student, in this video we'll discuss about the development after Mauryan period. जहाँ पर Mauryan period का decline हुआ, Mauryan period के decline के बाद क्या हुआ, उन सारे events को हम इस video में discuss करेंगे. Tamilkam और Tamil region known today as South India. Tamilkam और Tamil region को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा आज का South India. लाइज साउथ ऑफ कृष्णा रिवर. के साउथ में बचा कृष्णा रिवर के साउथ वाला जो रीजन है उसको हम तमिलकम और तमिल रीजन बोलते हैं. यहाँ पर 3 रूलर्स हुआ करते थे. इट वॉज रूल्ड बाय चोलास, चेराज एंड पांड्यास. कौन कौन रूल करते थे बच्चा? चोलास, चेरास, पांड्यास. ठीक कोई बात. कृष्णा रिवर के साउथ वाले रीजन को आप तमिल रीजन, तमिलकम या साउथ इंडिया बोल रहे हो. यहाँ पर 3 मेन रूलर हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चोलास, चेरास, पांड्यास. ठीक है. और अगर आपको ऐसे लगता है कि कहाँ से पता चला आपको कौन थे चोलास, कौन थे चेरास, कौन थे पांड्यास, तो वो पता चलता है हमको संगम लिटरेचर से. संगम लिटरेचर मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का अबाउट दीज डायनेस्टीज, चोलास, चेरास, पांड्यास. This period in the history of Tamilkam is known as संगम एज. बच्चा इसी तमिलकम के इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? संगम एज. ठीक है. नाउ संगम टेक्स्ट. द वर्ड संगम मीन्स असेंबली. संगम का मतलब क्या होता है बच्चा? असेंबली, गैदरिंग. ठीक है. अबाउट 2200 ईयर्स अगो, आज से 2200 ईयर्स पहले बच्चा गैदरिंग हुई. किसकी गैदरिंग हुई? तमिल पोइट्स की, स्कॉलर्स की, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स. पांड्यन किंग्स ने बहुत बड़ी असेंबलीज गैदरिंग करवाई. किसकी? तमिल पोइट्स की, स्कॉलर्स की. परहैप्स 3 सच असेंबलीज वर हेल्ड. ऐसा लगता है बच्चा. परहैप्स का मतलब होता है शायद. शायद 3 असेंबलियां हुई होंगी. परहैप्स का मतलब होता है शायद. तो ये बिलीव है कि 3 असेंबलीज हुई. The work composed during first 2 assemblies are lost. पहली 2 assemblies हुई, उनमें क्या काम हुआ वो सब lost हो चुका है. ठीक है. The third and most important assembly held between 100 CE to 2 and 250 CE. बच्चों जो थर्ड असेंबली हुई उसका पीरियड था 100 CE एंड 250 CE एट मदुरई. कहाँ पर हुई? मदुरई में हुई. अब बच्चा 3 असेंबलीज हुई. 3 असेंबलीज में जो फर्स्ट 2 का जो वर्क था वो तो लॉस्ट हो गया, हमसे कहीं खो गया. पर जो थर्ड हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. वो कहाँ पर हुई बच्चा? मदुरई में हुई. और लगभग 200 पोएम्स पर कंपोज्ड ड्यूरिंग दीज असेंबली. अप्रॉक्सीमेटली over 200 poems were composed in Tamil during this assembly. इस असेंबली में 2000 से भी ज़्यादा पोएम्स लिखी गई, कंपोज की गई. ठीक है. Later these poems were compiled into many books. बाद में ये जो पोएम्स थी 2000 से भी ज़्यादा, इनको बहुत सारी बुक्स में कंपाइल किया गया. दिस इज नोन एज संगम लिटरेचर. और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? संगम लिटरेचर. 200 पोएम्स कंपोज हुई थर्ड असेंबली में. इन पोएम्स को अलग अलग बुक्स में कंपाइल किया गया और इन्हीं बुक्स को हम क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर. इट टेल्स अस अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड. ये जो पोएम है ये हमको उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम के कल्चर को बताती हैं. द संगम टेक्स्ट आर द अर्लीस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर अवेलेबल टुडे. तमिल लिटरेचर की अगर हम बात करें तो तमिल लिटरेचर में जो सबसे अर्लीस्ट और सबसे जो पुराना काम है वो संगम लिटरेचर में ही है. ठीक है. संगम लिटरेचर के फॉर्म में ही है. द 3 किंगडम्स ऑफ तमिलकम. तमिलकम के हम लोग 3 किंगडम्स की बात करेंगे तो पहले हम लोग चोलास को पढ़ेंगे. द चोलास रूल्ड इन कावेरी डेल्टा. चोला कहाँ रूल करते थे बेटा? कावेरी रिवर की डेल्टा पे. और उनका जो कैपिटल था वो क्या था? ओरायूर. ठीक है. मोस्ट पावरफुल चोला किंग वॉज कारिकला. He fought against the चेराज एंड पांड्यास. जिसने किसके खिलाफ लड़ाई की? चेराज और पांड्यास के खिलाफ. So student, the most powerful Chola king was Karikala. He fought against चेराज एंड पांड्यास. कारिकाला थे, उन्होंने चेराज और पांड्यास के खिलाफ लड़ाई की. उन्होंने श्रीलंका पे भी अटैक किए और श्रीलंका के भी कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया. तो क्या बात समझ में आ रही है? चोलाज लोग कावेरी डेल्टा में रूल करते थे. उनकी कैपिटल थी उरायूर. जो सबसे पावरफुल चोला किंग था उसका नाम था कारिकाला. कारिकाला ने लड़ाई की चेराज और पांड्यास की अगेंस्ट में. उसने श्रीलंका पे भी अटैक किया और श्रीलंका के एक बहुत बड़े पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया. ही कंस्ट्रक्टेड मेनी रोड्स एंड. उसने बहुत सारी रोड्स बनाई
and encouraged trade and in with other reason. He constructed many roads, बहुत सारी roads बनाई, trade को encourage किया. Another reason में भी फुहार और कावेरीपट्टम was an important port city during this period. और जब कारिकाला रूल कर रहे थे तो उनकी टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट थे, पोर्ट सिटीज थी, वो थी फुहार और कावेरीपट्टम पट्टनम, कावेरीपट्टनम. ठीक हुई बात. कावेरीपट्टनम फुहार पोर्ट सिटी थी. पोर्ट सिटी जो सीधे हमको ओशन की एक्सेस देती है, जहाँ पर पोर्ट होता है. पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स आती हैं, लोडिंग और अनलोडिंग होती है. ठीक है. सेकेंड हम पढ़ेंगे द चेरास. द चेरास वर ऑल्सो नोन एज केरल पुत्र. केरल पुत्र क्या बोलते थे बच्चों? चेरास को केरल पुत्र. दे रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे केरला. आज का जो केरला है उसके ऊपर रूल करते थे और तमिलनाडु के कुछ पार्ट के ऊपर भी रूल करते थे. चेरास वर ऑल्सो नोन एज केरल पुत्र. ये जो प्रेजेंट डे केरला है और कुछ पार्ट तमिलनाडु, उसके ऊपर रूल करते थे. वांजी इनकी कैपिटल थी. ठीक है. अगर हम मोस्ट फेमस चेरा किंग की बात करें तो वो थे नेंदू चरलाथन. ठीक है. अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो वो होगा नेंदू चरलाडन, पर वो थे नेंदू चरलाथन. ठीक है. जो मोस्ट फेमस चेरा किंग थे वो थे नेंदू चेरालदन थन. नेंदू चरलाथन. ही फॉट अगेंस्ट द चोला एंड पांड्या. इन्होंने किस किस के खिलाफ की बच्चा? चोलास के खिलाफ, पांड्यास दोनों के खिलाफ लड़ाई की. ही इवन कैप्चर्ड अ रोमन फ्लीट. उन्होंने एक रोमन फ्लीट को भी कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया. तो बच्चा ये जो नेंदू चिरलाथन थे, नेंदू चिरलाथन ने चोलास पांड्यास को तो हराया, एक रोमन फ्लीट को भी कैप्चर कर लिया. ठीक है. द चेरा रूलर्स एनकरेज ट्रेड. दे ट्रेडेड विथ रोम एंड इजिप्ट. बच्चे जो चेरा रूलर थे उन्होंने ट्रेड को बहुत एनकरेज किया, बहुत प्रोत्साहित किया. और रोम. द पांड्यास कंट्रोल द रीजन अराउंड मदुरई. पांड्यास किस रीजन को कंट्रोल करते थे बच्चा? वो रीजन जो मदुरई के आसपास था. According to Megasthenes के according, the kingdom was ruled by a woman who had a large army. बच्चा जो मेगिस्थनीज थे उन्होंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया था इसको एक वुमेन रूल करती थी जिसके पास अपनी बहुत बड़ी आर्मी थी. ठीक है. नेंदुन चेजिया. ठीक है. क्या लिखा है बच्चा? ये नेंदुन चेजिया वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी. पांड्या डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे नेंदुन चेजिया. ही इज सैड टू हैव डिफीटेड बोथ. ऐसा माना जाता है उन्होंने चोलास चेरास दोनों को हरा दिया. और ये आर्ट और लिटरेचर को बहुत पसंद करते थे. ये जो नेंदुन चेजिया है ये आर्ट और लिटरेचर दोनों को पसंद करते थे. तो जो थर्ड संगम लिटरेचर जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व्ड हैं, जिसको आज हम सिंगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, जो मदुरई में हुआ वो इन्हीं के रीन में हुआ था, ऐसे माना जाता है. द किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स. इनकी जो किंगडम थी पर्ल्स मोतियों के लिए बहुत फेमस थी. इट एक्सपोर्टेड पर्ल्स टू रोम. और ये रोम को एक्सपोर्ट करते थे पर्ल्स. इकोनॉमी. द किंगडम ऑफ साउथ वॉज वेरी रिच. साउथ की किंगडम बहुत रिच थी. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे. ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था. लैंड इंपॉर्टेंट सोर्स थी रेवेन्यू की. लैंड टैक्स मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का किंग के लिए. मनी कलेक्टेड वॉज यूज टू मेंटेन लार्ज आर्मी. टैक्स के फॉर्म में जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट करते थे. गुड एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कराते थे. ठीक है. और तो और यहाँ पर पोइट्स को और स्कॉलर्स को बड़ी बड़ी ग्रांट्स दी जाती थी. संगम लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं हमको जो बताते हैं कि किंग को प्रेज करने के लिए पोएम्स लिखी गई हैं जिन्होंने रिवॉर्ड दिए हैं आर्टिस्ट को. गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, फाइन क्लॉथ एक्सेट्रा. मतलब संगम लिटरेचर ये बताता है कि किंग्स पैटर्न करते थे पोइट्स को, स्कॉलर्स को, उनको ग्रांट्स देते थे, उनको बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स देते थे, गोल्ड देते थे. और फिर जो पोइट थे वो भी किंग को प्रेस करने के लिए पोएम्स लिखते थे. ट्रेड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. ट्रेड से क्या होता था? बहुत सारा पैसा. सो स्टूडेंट्स ये जो ट्रेड था वो साउथ के किंगडम को बहुत सारा मनी लेके आता था, देता था. स्पाइसेस स्पेशली पेपर, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन, पर्ल्स, फाइन मुस्लिन एंड सिल्क क्लॉथ. अच्छा हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? हम लोग एक्सपोर्ट करते थे स्पाइसेस,
पेपर मतलब काली मिर्च, गोल्ड सोना, प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स, फाइन मुस्लिन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। किसको एक्सपोर्ट करते थे बच्चा? यूरोप को, वेस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, चाइना को। तो हम लोग उस टाइम में मॉडर्न पीरियड के टाइम से ही और उस टाइम के बाद भी क्या रहे, एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर रहे। किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते थे हम? पेपर, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन, पर्ल्स, मुस्लिन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। और कहाँ पर? यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, चाइना। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया। अगर ये रहा इंडिया, तो इंडिया से यहाँ पर हम जाएंगे यूरोप के लिए। ठीक है, फिर हम वेस्ट एशिया में भी जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, हमारे पड़ोसी चाइना में जाएंगे। मतलब हम दोनों साइड से क्या करते थे बच्चा? एक्सपोर्ट करते थे। यू हैव रीड अबाउट एरिक मेडू इन द प्रीवियस लेसन। इसके पहले जो लेसन था उसमें हमने एरिक मेडू को पढ़ा है। रोमन शिप्स विजिटेड द पोर्ट ऑफ एरिक मेडू टू एक्सचेंज गुड्स। ठीक है, एरिक मेडू पोर्ट पे शिप्स कंटिन्यूस आती थी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हम उनसे कुछ लेते थे और उनको कुछ देते थे। द हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्क, ये कनिष्क का स्टेच्यू है बेटा। नॉर्थ एंड द डेक्कन। While संगम लिटरेचर वॉज बींग रिटर्न इन द साउथ, जब संगम लिटरेचर साउथ में लिखा जा रहा था, वॉट वॉज हैपनिंग इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या हो रहा था? मेनी ट्राइब्स स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो बहुत सारी ट्राइब्स थी वो हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया में एंटर हो रही थी। दे वर इंडो ग्रीक्स और बैक्ट्रियन ग्रीक्स, उनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंडो ग्रीक और बैक्ट्रियन ग्रीक्स। शाक्स एंड स्कीथियंस। ठीक है, स्काइथियन बोल लो, कहीं पर आपको दिखेगा ये स्काइथियंस, इसका प्रोनाउंसिएशन, कहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन स्कीथियंस है। ठीक है, तो जो भी आपकी मैम बोले आप उसके साथ जा सकते हो, शाक और स्काइथियंस। द पल्लवास, पार्थियंस एंड कुशान्स। तो बच्चा कौन कौन हिंदू कुश को क्रॉस करके इंडिया में आ गया? इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियन ग्रीक्स, शाक्स, स्कीथियंस, स्काइथियंस, पल्लवास, पार्थियंस और कुशान्स। ठीक है, अब ये आपको थिंक और आंसर करना है, आपको सोचना है और आपको ये आंसर देना है। व्हाई डू पीपल फ्रॉम अदर रीजन केम टू पर्टिकुलर प्लेस एंड सेटल डाउन? क्यों दूर दूर से लोग आकर एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल हो जाते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कुशान्स को। कुशान्स एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। कुशान्स ने इंडिया में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर बनाया। द डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स, इन्होंने इंडो ग्रीक्स को हराया, पल्लवास को हराया, शाक्स को हराया और अपने आप को तक्षशिला वाला जो रीजन था उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। तक्षशिला एंड पेशावर। लेटर दे ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो बेटा इनिशियली तो इन लोगों ने तक्षशिला वाले रीजन में अपने जमाया, फिर धीरे से पेशावर और बाद में तो ये इन्होंने कश्मीर, पंजाब, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान और उत्तर प्रदेश सबको अक्वायर कर लिया। सो स्टूडेंट्स, कुशान्स ने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। देखो पंजाब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे। फिर हम पढ़ेंगे कनिष्क। द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर वॉज कनिष्क। अभी जो मैंने आपको हेडलेस वो दिखाया था स्टेचू, वो कनिष्क का था, है ना, ये वाला, ये देखो ये कनिष्क का ही है। ठीक है, तो जो कनिष्क थे बच्चा, वो कनिष्क इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट कुशान रूलर थे कनिष्क। ये कब किंग बने बच्चा? कॉमन एरा 78, कॉमन एरा में ही बने, जीरो के बाद बने। ही बिकेम अ किंग इन 78 कॉमन एरा। ही एस्टेब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर विच इंक्लूड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया के पार्ट भी इनकी किंगडम में थे। इनका जो वास्ट एम्पायर था उसमें सेंट्रल एशिया था, पौरुषपुर था, पौरुषपुर को आज पेशावर बोलते हैं मॉडर्न डे में। पौरुषपुर को क्या नाम हो गया बच्चा? पेशावर। वॉज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। कनिष्क के एम्पायर की कैपिटल थी पौरुषपुरा, जिसको आज पेशावर बोलते हैं। मथुरा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी इन हिज एम्पायर, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिटी थी इनके एम्पायर की वो थी मथुरा। कनिष्क वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। कनिष्क बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ही पैट्रोनाइज बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मॉन्क को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया, उनको पैट्रोनाइज किया, उनको बहुत सारी मनी डोनेट की, उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनाई।
It was during his reign that a great assembly of Buddhist monk was held in Kashmir. ये इन्हीं के राज की बात है जब ये रूल कर रहे थे, जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स की एक बहुत बड़ी असेंबली हुई। कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, तो कनिष्क को बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पसंद था। इट इज जनरली नोन एज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कनिष्क के रीन में ही हुई थी। एट दिस काउंसिल स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इश्यूज। इनका जो काउंसिल था, इस काउंसिल में बुद्धिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया। ठीक है, मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू बुद्धिज्म वर टेकन एट दिस काउंसिल, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे वो इस काउंसिल में लिए गए। अश्वघोष हु रोट बुद्ध चरित्र लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ किंग कनिष्क। बेटा जो अश्वघोष थे, अश्वघोष की बुक का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष ने लिखी है वो किसके कोर्ट में था? किंग कनिष्क के कोर्ट में ही था। किंग कनिष्क के कोर्ट में एक पोएट थे, एक राइटर थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष ने कौन सी बुक लिखी है बच्चा? बुद्ध चरित्र। ठीक है, द सतवाहन्स। अब सतवाहन्स की बात करें, सतवाहन्स ऑल्सो नोन एज आंध्राज रूल्ड द डेक्कन नियरली 300 ईयर। सतवाहन्स ने आंध्रा पर, आंध्राज बोलते थे इनको, डेक्कन पे रूल किया 300 ईयर्स। ठीक है, प्रतिष्ठान मॉडर्न डे पैठान इन महाराष्ट्र वॉज देयर कैपिटल। इनकी कैपिटल हुआ करती थी प्रतिष्ठाना, जिसको आज की डेट में महाराष्ट्र में हम क्या बोलते हैं? पैठान। वॉज देयर कैपिटल। सम पावरफुल रूलर्स वर श्री सतकर्मी। इस एम्पायर के, सतवाहन डायनेस्टी के जो पावरफुल रूलर थे वो थे सतकर्मी, विशिष्टपुत्र पुलुमाई। ठीक है, विशिष्टपुत्र, वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई, वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई, श्री सतकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सतवाहन डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन थे, तो पहला क्या बोलोगे? श्री सतकर्मी, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई, फिर बोलोगे यज्ञश्री सतकर्णी, फिर गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। द मोस्ट पावरफुल of them all. He fought against the other kingdom and enlarged his empire. उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की और अपने एम्पायर के एरिया को बढ़ा लिया। सतवाहन एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर। सतवाहन्स ने बहुत पावरफुल एम्पायर बनाया। कंटिन्यूस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करे, किसके अगेंस्ट में? साक्स के अगेंस्ट में। हाउएवर ग्रेजुअली वीकेंड देम। इवेंचुअली द एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉल किंगडम। धीरे धीरे पूरा एम्पायर टूट के छोटे 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 किंगडम्स बन गए। तो बच्चा ये जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था, ये सबसे पावरफुल था। इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की, अपने किंगडम को एक्सपांड किया, पर ग्रेजुअली इनकी पावर वीक हो गई, कम हो गई, और जो कंप्लीट एम्पायर था वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ट्रेड बहुत फ्लोरिश हुआ। द इंडो ग्रीक्स, कुशान एंड सतवाहन इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन। इंडो ग्रीक, कुशान और सतवाहन ने इस टाइम में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन इशू किए। पोर्ट्स भरूच, कल्याण, सुपारा वर द मेन सेंटर्स ऑफ ट्रेड। सुपारा, कल्याण, भरूच के जो जितने भी पोर्ट सिटीज थे, बंदरगाह थे, वो मेन सेंटर्स बने ट्रेड के विथ अदर कंट्रीज। डेवलप। फिर बच्चा धीरे धीरे न्यू क्राफ्ट डेवलप होने लगा, और जब ये न्यू क्राफ्ट डेवलप होने लगा तो तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा अपनी ट्रेड के लिए फेमस हुए। ठीक है, जब न्यू न्यू क्राफ्ट हुआ तो क्राफ्ट से ट्रेड प्रमोट हुआ, और वो सिटीज जो ट्रेड के प्रॉस्पर होने से फेमस हुई वो थी तक्षशिला, उज्जैनी और मथुरा। ठीक है, द सिल्क रूट ट्रेड ब्रॉट इंडिया इनटू कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अलग अलग डिस्टेंट लैंड्स के कॉन्टैक्ट में आओगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे। द सिल्क रूट वॉज पॉपुलर अमंग ट्रेडर, और सिल्क रूट ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा, ट्रेडर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज सिल्क वॉज द मेन आइटम ट्रेडेड। इस पर्टिकुलर रूट को मैं सिल्क रूट क्यों नाम दूंगी बच्चा? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ट्रेडिंग किसकी होती थी बच्चा? सिल्क की होती थी। ठीक है, The Chinese were the first to make silk. चाइनीज पहले थे जिन्होंने सिल्क बनाया।
चाइनीज ट्रेडर कैरिड सिल्क्स टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइनीज ट्रेडर दुनिया में अलग अलग जगह सिल्क को लेके गए। डू यू नो हाउ वी ऑब्टेन सिल्क नाउ डेज, आज तो आप सब बच्चों को पता होगा कि सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, पर चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत दिन तक छुपा के रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया। द सिल्क रूट वॉज इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट, देयर वर सेवरल ब्रांचेस ऑफ दिस रूट, सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस थी। जो मेन ब्रांच थी वो चाइना से स्टार्ट होती थी, सेंट्रल एशिया को क्रॉस करती थी और वेस्ट एशिया, there were several branches of this route. The main branch starting China ran across Central Asia and ended at West Asian provinces. और West Asian provinces पे खत्म हो जाती थी, ठीक है, रोमन एम्पायर पे जाके खत्म हो जाती थी. It was through this route India exported pearls, textile, ivory. इस रूट से इंडिया pearls मतलब मोती, textile मतलब कपड़ा, ivory मतलब हाथी दांत, सिल्क और प्रीशियस स्टोन्स को एक्सपोर्ट करती थी. इन रिटर्न इंडिया ऑब्टेन ग्लास, कॉपर, टीन एंड गोल्ड. और रिटर्न में हमें क्या मिलता था बच्चा? ग्लास, कॉपर, tin or gold. So student, I am ending this video here only. If you find out any problem, do write in comment section.